Saddam Hussein. Saddam Hussein. Saddam Hussein. Saddam Hussein. Saddam Hussein. Saddam Hussein. सद्दाम हुसैन एक ऐसा नाम जो कुछ लोगों के लिए हीरो और कुछ के लिए विलन, एक ऐसा शख्स जो मरने के बाद भी जिंदा है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सद्दाम हुसैन कौन था और उसके साथ क्या हुआ। इस पूरी वीडियो को तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। 1937 का इराक एक टूटा हुआ और बिखरा हुआ मुल्क, और उस दौरान पैदा होता है एक शख्स जिसका नाम रखा जाता है सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन, उसका वालिद उसके पैदा होने से पहले ही इंतकाल कर चुका होता है और उसके बाद उसकी वालदा उसके सदमे में आकर खुदकुशी करने की कोशिश कर। सद्दाम हुसैन का बचपन एक मुश्किल दौर में चला था। उसे बचपन में बच्चे तंग किया करते थे, तो उसकी वजह से वो अपने हाथ में एक रोड रखता था। जो भी उसे तंग करता था वो रोड उसे उसके सर पे मारता था। और जब सद्दाम हुसैन 10 साल का होता है तो उसकी माँ दूसरी शादी कर लेती है और उसकी वजह से सद्दाम हुसैन अपना घर छोड़ दे और चला गया अपने मामू के पास। यहाँ से शुरू होता है सद्दाम हुसैन का सियासी सफर। सद्दाम हुसैन का मामू एक छोटी सी पार्टी के अंदर था और उस पार्टी में सद्दाम हुसैन उस वक्त 20 साल का था जब उसने वो पार्टी ज्वाइन की। सद्दाम हुसैन पे जज्बा और इनकलाब कम नहीं था। सिर्फ 24 साल की उम्र में सद्दाम हुसैन ने इराक के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट किया और गाड़ियों पर गोलियां बरसाई गई, जिसकी वजह से सद्दाम हुसैन भी जख्मी हुआ और उसके बाद सद्दाम हुसैन जाकर इजिप्ट में छुप गया। जब सद्दाम हुसैन वापस इराक आया तब वो आज़ाद था, लेकिन ब्रिटिश कंपनियों का उसकी ऑयल व्हील्स के ऊपर कब्जा था। यहाँ से सद्दाम हुसैन ने अपना बोल्ड फैसला लिया, टेक द ऑयल बैक। 1973 मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स के अंदर एक तूफान उठता है। उस तूफान में अरब नेशन और इजराइल के दरमियान जंग छिड़ जाती है और अमेरिका सुपर पावर उस वक्त इजराइल की फुल सपोर्ट में होता है। और ये देखकर सऊदी अरब के शाह फैसल को गुस्सा आ जाता है और वो ये फैसला करता है कि अब अमेरिका को ऑयल नहीं मिलेगा। नो मोर ऑयल्स फॉर अमेरिका। अब अरब नेशन का तेल इजरायली सपोर्टर अमेरिका को नहीं मिलेगा। उस वक्त तेल का रेट $3 से लेकर $12 तक जा पहुंचता है अमेरिका के अंदर, और अब अमेरिका का तेल का निजाम कोलैप्स हो जाता है। इस तेल की कीमत का सबसे बड़ा फायदा उठाता है सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन उस वक्त स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां बनवाता है अपने मुल्क के अंदर। इराक का एक दिनार $3 के बराबर जा पहुंचता है। ये है ऑयल की ताकत। लेकिन सद्दाम हुसैन का बेड लेप दौर तब आया जब उसने हॉलीवुड की एक फिल्म गॉड फादर देखी। उसका स्टाइल, उसकी पर्सनैलिटी, उसका सिगार पीने तक का स्टाइल डॉन की तरह हो गया। फिर आता है 1979 में सद्दाम हुसैन इराक का प्रेसिडेंट बन जाता है और सिर्फ 6 दिन बाद सद्दाम हुसैन एक इमरजेंसी मीटिंग रखता है जिसमें वो अपने तमाम पार्टी मेंबर्स को बुलाता है। तो मीटिंग में उसने ये कहा कि इस कमरे के अंदर एक ऐसा शख्स मौजूद है जो मुझे इस पार्टी से हटाना चाहता है। और फिर सद्दाम हुसैन ने नाम लेना शुरू किए। सद्दाम हुसैन जिसका नाम लेता रहा वो कमरे से बाहर जाता गया और टोटल 68 लोग, जिसमें से कुछ को सद्दाम हुसैन ने जेल भेज दिया और कुछ लोगों को सूट कर दिया गया। और फिर सद्दाम हुसैन सिर्फ इराक का प्रेसिडेंट नहीं रहा, वो एक ऐसा शख्स बन गया था जिससे लोग डरा करते थे, और इसके अलावा उसे ये नाम दिया गया कि ये एक दूसरा हिटलर है। 1979 में एक इनकलाब आता है और उस इनकलाब का नाम होता है आयतुल्लाह खोमेनी। ये अरब नेशन और अमेरिका दोनों के खिलाफ ये शख्स होता है और ये इराक में आकर रहता है। लेकिन सबसे ज्यादा खतरा सिर्फ सद्दाम हुसैन को था, क्योंकि सद्दाम हुसैन एक सुन्नी लीडर था और ज्यादातर पॉपुलेशन वहां की शिया में थी। और एक स्टेज के ऊपर सद्दाम हुसैन ने खोमेनी को दज्जाल तक कह दिया और ये कहा कि वो मेरे मुल्क के अंदर रहकर उसे नुकसान पहुंचा रहा है। तो 1980 के अंदर सद्दाम हुसैन ईरान के खिलाफ एक जंग छेड़ देता है और फिर शुरू होती है 8 साल लंबी जंग। उस जंग के अंदर सद्दाम हुसैन के साथ अमेरिका, सऊदी अरब और अरब किंग्स के ममालिक सद्दाम हुसैन के साथ खड़े होते हैं। खोमेनी एक ऐसा शख्स था जो इस्लामी लहर को आगे लेके जा रहा था। खोमेनी ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया और उस वक्त जंग का रुख बदल जाता है जब ईरान के सोल्जर इराक के अंदर जा घुसते हैं और सबसे बड़ा वेपन इस्तेमाल करते हैं जब वो ऑयल ब्रेक करते हैं। इमाम खोमेनी ने इराक के ऑयल ब्रेक को बंद करवा देता है और उस वजह से इराक
का इकोनॉमी बहुत तेजी से नीचे आता है। एक मीटिंग के अंदर इराक का हेड मिनिस्टर सद्दाम हुसैन को एक एडवाइस देता है और वो एडवाइस ये होती है कि वो खुमैनी की मांगे को पूरा कर दे। और सद्दाम हुसैन गुस्से में आकर उसकी तरफ देखता नहीं और उसे ये कहता है कि मैं किसी के सामने झुकने वाला नहीं है, और उसे खड़ा कर कर वहीं सबके सामने उसे गोली मार देता है। फिर सद्दाम हुसैन ने अपने ही लोग खुर्दिश ओपोजिशन पर एक केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया जिससे हजारों लोग मारे गए, और इसका जिम्मेदार सिर्फ सद्दाम हुसैन था। जंग लंबी होती गई और जब जंग लंबी हुई तो अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक ऑपरेशन को सर अंजाम दिया जिसका नाम रखा द पैसेंजर प्लान। उस ऑपरेशन में 300 से ज्यादा ईरानी मारे गए और ये 8 साल लंबी जंग में टोटल 1 मिलियन से ज्यादा मुसलमान मारे गए और जीत किसी की भी नहीं हुई। 8 साल जंग के बाद सद्दाम हुसैन ने फिर से इराक को उठाना शुरू किया। उसने ऑयल एक्सपोर्ट और वेपन्स को सेल करना शुरू कर दिया। उसके बाद सद्दाम हुसैन फिर से ताकत में आने लगा। अरब नेशन ने कहा, सद्दाम हुसैन अब तुम फिर से ताकतवर हो चुके हो और मुल्क स्टेबल हो चुका है, तो हमारा कर्ज वापस करो। इस पर सद्दाम हुसैन ने जवाब दिया, इसका कर्ज मैं अदा बिल्कुल नहीं करूंगा। कुवैत एक छोटा सा मुल्क लेकिन तेल का सुपर पावर। कुवैत ने अपनी कीमतों को गिराकर ईरान के ऊपर एक इकोनॉमी प्रेशर दिया। इस पर सद्दाम हुसैन ने कहा, इनकी क्या औकात, ये जो मुझे आंख दिखाए। 1990 की रात 2 बजे सद्दाम हुसैन अपनी पूरी आर्मी के साथ कुवैत के ऊपर हमला कर देता है और सिर्फ 2 दिन बाद कुवैत का किंग भाग गया और वहां पे एक शाहजादा पाक रुक गया। और जब ईरानी आर्मी ने उसे देखा तो पहले गोली मारी और उसकी लाश के ऊपर टैंक चढ़ाकर आगे बढ़ गए। कुवैत पर हमला सद्दाम हुसैन की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गया क्योंकि उस वक्त उसने एक जाल के अंदर कदम रख दिया था। हमले से पहले सद्दाम हुसैन ने अमेरिका से राब्ता किया और अमेरिकन एम्बेसडर ने जवाब दिया कि इसमें हमारी कोई दखल अंदाजी नहीं है, लेकिन ये सब झूठ था। अमेरिका सिर्फ सद्दाम हुसैन को डराना चाहता था क्योंकि उसे अरब के अंदर अपनी आर्मी भेजनी थी। ये कभी कुवैत के बारे में था ही नहीं, इसमें सिर्फ ऑयल और कंट्रोल के बारे में ये था। ये सुनकर अमेरिका ने सऊदी किंग से राब्ता किया और उसे ये कहा कि सद्दाम हुसैन का अगला टारगेट सऊदी अरब है। सऊदी अरब ने ये सुनकर अपने दरवाजे यूएस आर्मी के लिए खोल दिए। ये देखकर सऊदी अरब के लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और स्पेशली एक शख्स उसामा बिन लादेन। एक मुकद्दस सरजमीन के ऊपर यूएस आर्मी का आना सऊदी अरब के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिर आता है 1991। 1991 के अंदर अमेरिका सद्दाम हुसैन को धमकी देता है कि कुवैत से निकल जाओ वरना हम हमला करेंगे। सद्दाम हुसैन ने जवाब दिया, मैं अमेरिका से बिल्कुल नहीं डरता। अमेरिका ने इस इराक के ऊपर स्ट्राइक कर दी, मिसाइल दागे, और सद्दाम हुसैन जब कुवैत से भाग रहा था तो उसने उस वक्त एक ऐसा काम किया कि आज तक मुस्लिम दुनिया में उसे एक लीडर माना जाता है, एक अच्छा इंसान माना जाता है। सद्दाम हुसैन ने इसराइल के ऊपर अपना मिसाइली रुख कर लिया और 40 मिसाइल दाग दिए। सद्दाम हुसैन को यह मालूम था कि वो अमेरिका से जीत नहीं सकता, लेकिन उसने इसराइल के ऊपर हमला किया ताकि अमेरिका उसके बीच में आए। इसराइल के ऊपर हमले के बाद सद्दाम हुसैन के खिलाफ अमेरिका, इसराइल और सऊदी ममालिक भी सद्दाम हुसैन के खिलाफ हो गए। ये सद्दाम हुसैन की आखिरी चाल थी। उसके बाद सद्दाम हुसैन ने अपने आप को बिल्कुल बदल दिया। एक शराब पीने वाला प्रेसिडेंट अब बिल्कुल शराब के खिलाफ हो चुका था। उसने इराक के अंदर शराब गाहें बिल्कुल बंद करवा दी, बैन करवा दी। सद्दाम हुसैन ने इराक के हर स्कूल में कुरान पाक का सब्जेक्ट कंपलसरी बना दिया और शराब गाहें बिल्कुल बंद करवा दी। और इसके अलावा सद्दाम हुसैन ने अपने झंडे के ऊपर अल्लाहू अकबर लिखवाया। और एक सबसे बड़ी बात और हैरत अंगेज बात कि सद्दाम हुसैन ने अपना खून निकलवा कर उससे कुरान पाक लिखवाने का हुक्म दिया। तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि अमेरिका ने सद्दाम हुसैन और इराक के ऊपर इतनी ज्यादा इंसेक्शन लगा दी थी कि वहां के लोग रोटी, कपड़ा और बिजली के लिए लाइनों में लग के मांगा करते थे। इसके बाद सद्दाम हुसैन को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उसके दोनों दामाद अमेरिका भाग जाते हैं और वहां जाकर वो टीवी के ऊपर लाइव ये कहते हैं कि सद्दाम हुसैन एटम बम बनाने की कोशिश कर रहा है। सद्दाम हुसैन ये बात कबूल करता है कि ये दोनों मेरे दामाद हैं, ये मेरे बेटियों के शोहर हैं। सद्दाम हुसैन प्यार से उन्हें ये कहता है कि मैंने तुम्हें माफ किया, तुम वापस इराक आ जाओ और हम एक साथ रहेंगे। सद्दाम हुसैन ने उन्हें वापस बुलाकर ये कहा कि तुम मेरी बेटियों को तलाक दो। उसके कुछ ही घंटों बाद वो दोनों मर गए। उसका मरने का जिम्मा उसके बड़े बेटे उदय हुसैन ने लिया।
उदय हुसैन, जिसका नाम सुन के इराक की शरीफ तरीन औरत भी कांप जाती है। उसका ये था कि वो अपने पास हर वक्त एक गन रखा करता था, शराब पिया करता था और अपने दोस्तों के साथ अय्याशियां किया करता था। ये सद्दाम हुसैन की जिंदगी का सबसे बुरा दौर था, जब उसके अपने लोग उसके खिलाफ हो चुके थे। फिर आता है 9/11 का वो दौर, जिसमें अमेरिका को जलता हुआ दिखाया गया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की दोनों इमारतें गिरा दी गई और उस वक्त अमेरिका का प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश एक नया विलन ढूंढ रहा था कि इसका जिम्मा किस पे लगाया जाए। तो वो इसका जिम्मा सद्दाम हुसैन के ऊपर लगाता है कि सद्दाम हुसैन ने अमेरिका के ऊपर हमला किया है। जब यूनाइटेड नेशन ने इराक के ऊपर तलाशी ली और ये देखा कि वहां कोई न्यूक्लियर बम नहीं और वहां न्यूक्लियर बम बनाने की कोई तैयारी भी नहीं की जा रही, लेकिन अमेरिका ने यह मानने से इनकार कर दिया कि इराक के पास कोई न्यूक्लियर बम नहीं है। लेकिन उसके बाद पूरी दुनिया में 600 सिटीज के अंदर एहतजाज की गई और 3 करोड़ लोग निकले, लेकिन अमेरिका ने प्रोटेस्ट के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। और उस वक्त के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने यह कहा कि सद्दाम हुसैन के पास सिर्फ 2 दिन है, वो 2 दिन में या तो सरेंडर करें या इराक छोड़कर वहां से चले जाएं। लेकिन सद्दाम हुसैन ना डरा, ना भागा और ना छुपा, लेकिन अमेरिका ने सिर्फ 1 महीने के अंदर पूरे इराक के ऊपर हमला कर दिया और सद्दाम हुसैन की सरकार को उलट दिया। सद्दाम हुसैन के दोनों बेटे उदय और कुसे हुसैन अपने दोस्त मूसा के घर पर जाके छुप गए। वो सारा दिन वहां वीडियो गेम्स खेला करते थे और इसके अलावा सद्दाम हुसैन के ऊपर $30 मिलियन का इनाम रखा गया और उसके बेटों के ऊपर 15 मिलियन का इनाम रखा गया। लेकिन सद्दाम हुसैन के बेटों को यह नहीं मालूम था कि उनका खुद का दोस्त उनके साथ धोखा करेगा। सिर्फ $30 मिलियन के लिए वो अमेरिकन एम्बेसडर के पास जाता है और उन्हें यह कहता है कि सद्दाम हुसैन के दोनों बेटे मेरे घर पर बैठे हुए हैं। और ये सुनते ही अमेरिकन सोल्जर मूसा के घर जा पहुंचे और दोनों बेटों को सिर्फ 3 घंटे के अंदर शहीद कर दिया गया। वहां सद्दाम हुसैन का एक पोता भी मौजूद था जिसका नाम मुस्तफा था। उसने काफी देर तक सोल्जरों को बाहर रोके रखा, लेकिन कुछ देर बाद उसे भी शूट कर दिया गया। और सद्दाम हुसैन को यह बताया गया कि उसके दोनों बेटों को शहीद कर दिया गया है, तो सद्दाम हुसैन का सिर्फ एक सवाल था, क्या उन्होंने सरेंडर किया या लड़कर मरे? तो जवाब मिला कि लड़कर मरे। तो सद्दाम हुसैन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और ये कहा कि अगर मेरे 100 बेटे भी होते तो मैं अपने मुल्क के ऊपर उन्हें कुर्बान कर देता। पूरा इराक जला हुआ था और सिर्फ सद्दाम हुसैन को ढूंढा जा रहा था कोने कोने में, और सिर्फ 1 क्लू मिला उन्हें कि सद्दाम हुसैन को फिश खाना बहुत पसंद था। तो इसी 1 क्लू को लेके CIA उसके एक घर तक जा पहुंची, एक पुरानी जगह, और जमीन के अंदर सिर्फ 1 बल्ब, 1 फैन और सद्दाम हुसैन द प्रेसिडेंट ऑफ इराक। और जैसे ही एक अमेरिकन सोल्जर ने वहां ग्रेनेड फेंकने की कोशिश की तो अंदर से आवाज आई, मैं इराक का प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन बोल रहा हूं, मुझे नेगोशिएशन करनी है। और उस वक्त दुनिया ने देखा कि एक ऐसा लीडर जो बहुत ज्यादा बहादुर हुआ करता था, उसे अमेरिका के सामने नेगोशिएशन की बात करनी पड़ी। और उसके बाद 2005 के अंदर सद्दाम हुसैन को कोर्ट ले जाया गया और उससे पूछा जज ने कि तुम्हारा नाम क्या है? तो सद्दाम हुसैन ने मुस्कुरा कर कहा कि मुझे तुम्हें अपना नाम बताने की कोई जरूरत नहीं, पूरा इराक जानता है कि मेरा नाम क्या है। हर दिन सद्दाम हुसैन कोर्ट का मजाक उड़ाता था और जज का भी मजाक उड़ाता था और ये वक्त लेता था, कभी नमाज का, कभी कोर्ट का बाइकआउट करता था। और 2006 के अंदर सद्दाम हुसैन की सजा सुनाई गई, उसे फांसी की सजा दी गई और सद्दाम हुसैन रोने की बजाय हंसकर ये कहता है कि अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद और फलस्तीन जिंदाबाद। सद्दाम हुसैन की आखिरी ख्वाहिश थी कि उसे एक फौजी की तरह गोली मारी जाए, लेकिन उसकी यह ख्वाहिश रिजेक्ट कर दी गई और उसे फांसी की ही सजा सुनाई। सद्दाम हुसैन का कहना था कि जमाना मुझे डायरेक्टर कहता है, लेकिन वो उसके काम बताएगी कि सद्दाम हुसैन कौन था। सद्दाम हुसैन को मरे हुए अब 20 साल हो चुके हैं, लेकिन अब भी उसका नाम कहानियों में जिंदा है, कुछ के लिए अच्छा और कुछ के लिए बुरा। और आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि सद्दाम हुसैन हीरो था या विलन। और इसके बाद ये स्टोरी होती है खत्म। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे।